कक्षा 11 जीव विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज चैप्टर नंबर 4 अध्याय 4 जंतु जगत एनिमल किंगडम के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो के माध्यम से आपने अध्याय 3 तक पूरा कोर्स भली भांति पढ़ लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया जगत आते हैं। आप मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, फंजाई और प्लांटी अर्थात पादप के बारे में भली भांति पढ़ चुके हैं। आज इसी कड़ी में अध्याय नंबर 4, जिसे हम जंतु जगत या एनिमल किंगडम कहते हैं, के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, आप जानते हैं किसी भी प्राणी का वर्गीकरण हम जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति के अंतर्गत करते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में क्रमशः किंगडम, फाइलम और डिवीजन। फाइलम हम लोग एनिमल्स के लिए प्रयोग करते हैं और डिवीजन प्लांट्स के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किंगडम, फाइलम और डिवीजन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज के अनुसार क्लासिफाई करते हैं। आपको एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत बहुकोशिकीय जंतुओं के अंतर्गत आपको 11 फाइलम के बारे में पढ़ना है। चूँकि जंतुओं के फाइलम है, जंतु के बारे में बता रहे हैं, इसलिए फाइलम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और यदि यही प्लांट्स होते तो वहाँ डिवीजन का प्रयोग किया जाता। संघ जंतुओं के लिए फाइलम और प्लांट्स के लिए डिवीजन इस्तेमाल होता है। तो जो 11 संघ हैं, उनके नाम आप ध्यान से सुनिएगा। फाइलम पोरीफेरा, फाइलम निडेरिया या इसे सीलेंटेटा के नाम से जानते हैं। तीसरा फाइलम टीनोफोरा, चौथा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, पांचवा फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज, छठवां फाइलम एनिलिडा, सातवां फाइलम आर्थ्रोपोडा, आठवां फाइलम मोलस्का, 9th नंबर में इकाइनोडर्मेटा, 10th में हेमिकार्डेटा और 11th में कार्डेटा फाइलम के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं, पूरी दुनिया में 1.7 से 1.8 मिलियन प्राणी हैं। इन सब का अध्ययन करना थोड़ा कठिन काम होता है। अध्ययन को आसान बनाने के लिए प्राणियों के वर्गीकरण को किया जाता है और वर्गीकरण करने के कई आधार होते हैं। आज हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स को समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जंतु जगत बहुकोशिकीय विषमपोषी यानी हेटेरोट्रॉफिक यूकेरियोटिक जीवों का जगत होता है। इस समूह के अंतर्गत 12 लाख जंतुओं को शामिल किया जा चुका है। इस जगत के जीवों में संख्यात्मक विविधता के साथ उनकी संरचना एवं कार्यों में भी अत्यधिक विविधता होती है। क्योंकि ये जंतु अत्यधिक विविधता वाले होते हैं, विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी होने के कारण ये अपने भोजन की तलाश एवं अन्य कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। कुछ जंतु एक स्थान पर स्थिर भी रहते हैं। ऐसे जीव प्रायः जल में ही पाए जाते हैं तथा इनमें भोजन जल की तरंगों के माध्यम से प्रवेश करता है। पृथ्वी पर लगभग 12 लाख जंतु जातियों का पता लगाया जा चुका है।
परंतु इनकी वास्तविक संख्या इससे भी कहीं अधिक है। सभी जंतुओं की सामान्य योजना एक जैसी है, अंतर है तो केवल उनके रूपांतरण में। वैसे तो विभिन्न जंतुओं की संरचनात्मक रूपरेखा में अत्यधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, परंतु अंगों का कार्य एक समान होता है। शरीर में उपस्थित कोशिकाएं ऊतक तंत्र बनाती हैं तथा ऊतक तंत्रों से अंग तंत्र बनता है और ये अंग विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। इस प्रकार जंतुओं के शरीर में प्रकारात्मक श्रम विभाजन, फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। इस अध्याय के अंतर्गत जंतु जगत के वर्गीकरण का आधार तथा उनके सरल वर्गीकरण को जानने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप प्राणी जगत की विविधता के बारे में जान सकें। प्राणियों में शारीरिक संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनमें अनेक समानताएं होती हैं, जैसे कि कोशिकीय व्यवस्था, शारीरिक सम्मित, प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और जनन तंत्र में आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। इन्हीं समानताओं के आधार पर इन प्राणियों का या जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है और इसे ही वर्गीकरण का आधार माना गया है। तो प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सम्मित, प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और जनन तंत्र की संरचना में जो आधारभूत समानताएं होती हैं, इन्हीं समानताओं को वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले एक बार हम फिर उन 11 संघों के बारे में बता दें जिनके लक्षण और उदाहरण को आपको विधिवत ध्यान रखना पड़ेगा। ये फाइलम है। नंबर 1 पोरीफेरा, नंबर 2 निडेरिया या सीलेंट्रेटा, नंबर 3 टीनोफोरा, नंबर 4 प्लेटीहेल्मिन्थीज, नंबर 5 एस्केहेल्मिन्थीज या निमेटोडा इसको कहा जाता है। एनिलिडा 6वां नंबर, 7वां आर्थ्रोपोडा, 8वां मोलस्का, 9वां इकाइनोडर्मेटा, 10वां हेमिकार्डेटा और 11वां कार्डेटा। इन सभी फाइलम को नॉन कार्डेट्स के अंतर्गत रखा गया है। इन सब में आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, जबकि मोलस्का सेकंड नंबर में आता है। अर्थात नॉन कार्डेट्स में आर्थ्रोपोडा संघ सबसे बड़ा है, मोलस्का संघ इसके बाद आता है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से प्राणियों को वर्गीकृत किया गया है। उनमें सबसे पहला है संगठन के स्तर के आधार पर। संगठन के स्तर को हम कह सकते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा हम कह सकते हैं जर्म लेयर, तीसरा बॉडी प्लान, चौथा सिलोम, 5वां सिमेट्री, 6वां सेगमेंटेशन और 7वां नोटोकार्ड। इस तरह से हम क्लासिफिकेशन का आधार ले सकते हैं, वर्गीकरण का आधार बना सकते हैं। इनमें सबसे पहला है संगठन के स्तर, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जंतुओं में कई प्रकार का संगठन होता है। प्राणी जगत के सभी सदस्यों की विशेषता है कि ये सभी बहुकोशिक हैं, फिर भी इनमें एक ही प्रकार का कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता है। जैसे कि स्पंज जो कि फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं, द्विस्तरीय या डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये सबसे सरल शरीर संगठन वाले प्राणी होते हैं। इनके शरीर में कोशिकाएं बिखरे हुए समूहों में होती हैं और कोशिकाओं के बीच श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। इस प्रकार के संगठन को हम कोशिकीय स्तर का संगठन कहते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
जिसके अंतर्गत फाइलम पोरीफेरा आता है और इसमें स्पंजेस को रखा गया है। सीलेंटेटा संघ के जंतु भी विशेषता होती है कि द्विस्तरीय होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, किंतु इस संघ के जंतुओं की कोशिकाओं की व्यवस्था पोरीफेरा के संघ के प्राणियों की व्यवस्था से जटिल होती है। इनमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर ऊतक के रूप में करती हैं, अर्थात फाइलम सीलेंटेटा जिसे हम निडेरिया कहते हैं, इनमें ऊतक बन जाता है। इसीलिए इसे ऊतक स्तर टिश्यू लेवल का संगठन कहा जाता है। इसमें उच्च स्तर का संगठन संघ प्लेटिहेल्मिन्थीज के सदस्यों तथा अन्य उच्च संघों के सदस्यों में पाया जाता है, जिसमें ऊतक संगठित होकर फिर अंग का निर्माण करते हैं और प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य को करता है। कुछ प्राणी संघों जैसे कि एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा मोलस्का, इकानियोडर्मेटा, कार्डेटा आदि के अंग मिलकर अंग तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं। प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इस तरह संरचना को अंग तंत्र के स्तरों का संगठन कहा जाता है। जैसे कि पाचन तंत्र भी अपूर्ण और पूर्ण दो प्रकार का होता है। अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही बाह्य द्वार होता है और वही बाह्य द्वार जो सिंगल होता है वह मुख और गुदा दोनों का कार्य करता है। जैसे कि प्लेटिहेल्मिन्थीज में, जिसमें चपटे हुए प्राणी आते हैं, उदाहरण के तौर पर टीनिया सोलियम जिसे हम फीता कृमि कहते हैं, और लीवर फ्लूक यकृत कृमि जिसे हम फैसियोला हिपैटिका के नाम से जानते हैं। पूर्ण पाचन तंत्र में दो बाह्य द्वार होते हैं, एक मुख और दूसरा गुदा, माउथ एंड एनस। इसी प्रकार से परिसंचरण तंत्र भी दो प्रकार का होता है। पहला कहलाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा कहलाता है बंद परिसंचरण तंत्र या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है? इस प्रकार के तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे असममित पात्रों में होता है तथा कोशिका एवं ऊतक इन्हीं पात्रों में डूबे हुए रहते हैं। अर्थात जब रक्त का बहाव धमनी और शिराओं से न हो करके रक्त कोठरों में भरा हुआ होता है और कोशिका और ऊतक इन्हीं कोटर्स में या पात्रों में डूबी हुई अवस्था में रहते हैं, तब उसे खुला परिसंचरण तंत्र या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। अर्थात इसमें रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर की ओर होता है तथा कोशिका और ऊतक इसमें डूबे हुए रहते हैं। दूसरा आता है बंद परिसंचरण तंत्र या क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस प्रकार के तंत्र में रक्त का संचार हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं, जिन्हें हम धमनी, शिरा और केशिकाएं कहते हैं, उनके द्वारा होता है। ऐसा परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहलाता है। अर्थात इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है और यही वाहिकाएं धमनी यानी आर्टरी, शिरा मीन्स वेन्स और कैपिलरीज यानी केशिकाओं के माध्यम से होता है। इस तरह से हम अब एक दूसरा क्राइटेरिया लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। संबित के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। प्राणियों को संबित के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। पहले प्राणी ऐसे होते हैं जिन्हें हम असंबित प्राणी या एसिमेट्रिक एनिमल कहते हैं। ऐसे प्राणी जिन्हें किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा इन्हें दो बराबर भागों में न बांटा जा सके, ऐसे प्राणियों को असंबित प्राणी कहा जाता है।
जैसे कि स्पंज यानी फाइलम पोरीफेरा के प्राणी और अमीबा। अमीबा भी एक एसिमेट्रिक प्राणी है, क्योंकि आप जानते हैं प्रोटोजोआ में आपने पढ़ा है कि अमीबा का आकार और आकृति निश्चित नहीं होता है। तो ऐसे प्राणी एसिमेट्रिकल कहलाते हैं। इन जंतुओं में किसी प्रकार की सम्मित नहीं पाई जाती है। और दूसरा फिर आता है असम्मित के बाद अरीय सम्मित, या जिसे हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है, तब इसे हम अरीय सम्मित का नाम देते हैं, रेडियल सिमेट्री कहते हैं। अर्थात ऐसी सम्मित जिसमें जंतुओं को अनुदैर्ध्य अक्ष या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से गुजरने वाले किसी भी तल से दो समान भागों में बांटा जा सके, उसे रेडियल सिमेट्री या अरीय सम्मित कहते हैं। अरीय सम्मित वाले जंतुओं में अनुदैर्घ्य अक्ष एक सिरा सामान्यतः मुख वाला या मुख सिरा ओरल इंड तथा दूसरा सिरा अपमुख सिरा या एबोरल इंड होता है। अरीय सम्मित कुछ स्पंजों, अधिकांश सिलेंट्रेट्स और फिर वयस्क इकाइनोडर्स में पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपने रेडियल सिमेट्री देखी। उसके बाद आता है बाइलेटरल सिमेट्री या द्विपार्श्व सम्मित। द्विपार्श्व सम्मित को बाइलेटरल सिमेट्री के नाम से जाना जाता है। ऐसी सम्मिति जिसमें जंतु को अनुदैर्घ्य अक्ष से गुजरने वाले एक या दो तलों से दो समान भागों में बांट सकते हैं, उसे हम बाई रेडियल सिमेट्री के नाम से जानते हैं। बाई रेडियल सिमेट्री के बाद आप पढ़िए बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है, द्विपार्श्व सम्मित सिमेट्री क्या होती है। ऐसी सम्मित जिसमें केवल एक समद्वितार्घी तल या सैजिटल प्लेन ही जंतु को दो समान भागों में बांट सके, द्विपार्श्व सम्मित या बाइलेटरल सिमेट्री कहलाती है। द्विपार्श्व सम्मित एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस तथा डार्सो वेंट्रल एक्सिस से गुजरता है। जैसे मनुष्य, खरगोश, ये बाइलेटरल सिमेट्री वाले एग्जाम्पल हैं। मनुष्य को हम केवल एक ही तल से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि आप इन डायग्राम्स के माध्यम से देख सकते हैं। पहला डायग्राम स्पंज का है, जिसको हम कहीं से भी दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते, इसकी बनावट ऐसी है, इसलिए यह एसिमेट्रिकल या असम्मित होता है। दूसरा आप रेडियल सिमेट्री देख रहे हैं, जिसको हम अरीय सम्मित बता रहे थे। ऐसी सम्मित जिसमें जंतु को लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से गुजरने वाले किसी भी तल से दो समान भागों में बांट सकते हैं। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर हम इसको किसी भी तल से दो समान भागों में बांट सकते हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से गुजरने वाले किसी भी तल से दो समान भागों में बांटा जा सकता है। इसके बाद आप मनुष्य का देख रहे हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बीच का स्थान दिख रहा है, यहाँ से अगर मनुष्य को काट दिया जाए तो दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। ऐसी सिमेट्री को बाइलेटरल सिमेट्री के नाम से जाना जाता है। तो आज आपने एनिमल किंगडम, प्राणी जगत, चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत आपने प्राणी जगत का इंट्रोडक्शन सुना। फिर प्राणी जगत को किस प्रकार से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, उसके वर्गीकरण का आधार क्या है, इसके बारे में जाना। और अपने वर्गीकरण के आधार के बारे में सुना, किसे हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के आधार पर बांट सकते हैं, और कौन कौन से फाइलम हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। हमने 11 फाइलम के नाम बताए हैं। तो शारीरिक संगठन के बाद फिर आपको हमने बताया कि प्राणियों को हम किस प्रकार से उनके सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पर बांट सकते हैं।
जिसमें आपने ओपन और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जाना, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री किस प्रकार से प्राणियों को बांट सकते हैं, जिसमें आपने असम्मित, सम्मित, अरिसम्मित और द्विपार्श्व सम्मित के बारे में जानकारी हासिल की। आज के लिए इतना पर्याप्त है। शेष अगले वीडियो के माध्यम से आपको वर्गीकरण के और कई सारे आधार समझाने का प्रयास करेंगे, जिसमें अगला होगा डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।